सो गाइस चैप्टर 11 के प्रैक्टिस सेट को करने का टाइम आ चुका है। तो मैं यहाँ पर सिंपली चैप्टर 11 के प्रैक्टिस सेट के लिए एक फोल्डर बनाता हूँ और मैं यहाँ पर अपने इस पाइथन फोल्डर को बंद करूँगा, शिफ्ट राइट क्लिक करके इसको ओपन विद कोड करूँगा। पहला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम 1.py और पहला प्रॉब्लम हमसे कह रहा है कि एक 2D वेक्टर नाम की क्लास बनानी है और उसके बाद हमें क्रिएट करना है एक क्लास जो कि 3D वेक्टर को रिप्रेजेंट करे। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, एक क्लास बनाऊँगा 2D वेक्टर, ठीक है, 2D वेक्टर। और मैं क्या करूँगा कि इसके बाद एक 3D वेक्टर की क्लास बनाऊँगा। तो मैं एक कंस्ट्रक्टर इसमें मैं यूज़ करने वाला हूँ और कंस्ट्रक्टर यूज़ करने के बाद मैं क्या करूँगा कि यहाँ पर लिखूँगा सेल्फ डॉट आई इज इक्वल टू आई, सेल्फ डॉट जे इज इक्वल टू जे, और यहाँ पर मैं सेल्फ के बाद आई और जे लिखूँगा, ठीक है। और इसके बाद मैं एक 3D वेक्टर बनाऊँगा। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, 3D वेक्टर आई जे और के आ जाएगा इसमें। और इस बार ना मैं क्या करूँगा कि इसमें के भी मैं लिख देता हूँ। इस बार मैं इसमें क्या करूँगा कि आई जे और के में, एक मिनट, इसको जे को जे किया, आई को आई किया, मैं सिर्फ के को सेट करूँगा। और आप लोग कहोगे यार के को क्यों सेट कर रहे हो, सिर्फ आई और जे को सेट क्यों नहीं कर रहे हो? और उसका रीज़न ये होगा कि मैं सुपर कीवर्ड का इस्तेमाल करूँगा। मैं कहूँगा सुपर डॉट अंडरस्कोर इनिट आई और जे। तो इससे क्या होगा कि सेल्फ डॉट आई और सेल्फ डॉट जे सेट हो जाएंगे क्योंकि ये फंक्शन रन करेगा। तो मैं कह रहा हूँ कि भाई जब 3 डायमेंशनल वेक्टर का आप करोगे इस तरह से, तो क्या होना चाहिए कि सुपर डॉट इनिट कॉल होना चाहिए सबसे पहले, ताकि आई और जे सेट हो जाए, और उसके बाद हम लोग के को सेट करेंगे। आई होप दैट मेक सेंस, ठीक है। आज जो इनके ऑब्जेक्ट्स बना लेते हैं। तो मैं यहाँ पर ओ इज इक्वल टू 2 डायमेंशनल वेक्टर बनाऊंगा और इसमें 1 और 2 दूंगा। फिर मैं इसमें O2, या फिर मैं एक काम करता हूँ, इसको M और N कर देते हैं, A और B कर देते हैं, बात वही है, ठीक है। B इज इक्वल टू हम लोग करते हैं 3D वेक्टर और यहाँ पर 1 2 3 कर देते हैं और एक शो मेथड लिखते हैं इसमें, ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, मैं लिखूँगा डेफ शो सेल्फ, और मैं यहाँ पर सिंपली क्या करूँगा कि लिखूँगा प्रिंट दी वेक्टर इज, और मैं यहाँ पर एक एफ स्ट्रिंग बनाता हूँ। मैं यहाँ पर लिखूँगा सेल्फ डॉट आई, ठीक है। फिर इसके बाद मैं लिख दूँगा प्लस, फिर जे और के लिख दूँगा यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने आई लिखा, इसके बाद मैं जे लिखूँगा और मैं प्लस, इसके बाद के लिख दूँगा। तो यहाँ पर जे लिखो जे, और फिर इसके बाद यहाँ पर लिखो के, ठीक है, बढ़िया। तो एक्चुअली के लिखने की यहाँ पर ज़रूरत नहीं है क्योंकि के इसमें नहीं है। तो मैं एक काम करूँगा, इसका शो मेथड और इसका शो मेथड अलग अलग बनाऊँगा। तो हम क्या कर सकते हैं कि ये मैंने किया और यहाँ पर से के मुझे हटाना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर a डॉट शो चलाऊँ और b डॉट शो चलाऊँ, तो आप देखो यहाँ पर कि इसको मैं रन करूँगा तो यहाँ पर एक एरर आ रहा है और ये कह रहा है टेक्स एग्जैक्टली 1 आर्ग्यूमेंट, और यहाँ पर कुछ दिक्कत मैंने कर दी है। ये कह रहा है इनिट टेक्स ओनली 1 आर्ग्यूमेंट, ओके। तो यहाँ पर जो गड़बड़ मैंने करी है कि मैंने 3D वेक्टर को यहाँ पर 2D वेक्टर से नहीं किया इनहेरिट, ये गलती करी थी मैंने। अभी मैं चलाऊंगा इसको एंड आप देखो 1i + 2j आ गया, 1i + 2j + 3k आ गया। अगर मैं इसको यहाँ पर मान लो 5 2 3 करूँ तो ये 5 2 3 यहाँ पर कुछ इस तरह से दिखा रहा है, 1i 2j और फिर 5 2 और 3 दिखा रहा है। अमेजिंग। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज पेट्स नाम की क्लास बनाओ एनिमल नाम की क्लास से, फिर फर्दर एक डॉग बनाओ फ्रॉम पेट्स, ठीक है। तो एक एनिमल होगी, फिर पेट होगी, फिर डॉग होगी, फिर हमें बार्क मेथड ऐड करना है डॉग में। तो इसके लिए 02_problem2.py में यहाँ पर लिखूंगा और सबसे पहले मुझे क्लास बनानी है एनिमल। तो एनिमल के नाम से बनाऊंगा मैं क्लास। हमेशा क्लास को हमें सिंगुलर रखना चाहिए, इट्स ऑलवेज अ गुड प्रैक्टिस कि हम क्लास को सिंगुलर रखें। तो मैं एनिमल्स ही लिखूंगा क्योंकि मेरा प्रॉब्लम स्टेटमेंट कह रहा है। तो मुझे एक एनिमल्स नाम की क्लास बनानी है और एनिमल्स नाम की क्लास बनाने के बाद मुझे पेट्स नाम की क्लास बनानी है। तो मैं अभी के लिए इसमें पास लिख दूंगा और मैं फिर बनाऊंगा पेट्स, इसमें भी मैं पास लिख दूंगा। फिर मैं क्लास बनाऊंगा एक डॉग जिसको मैं इनहेरिट करूंगा। तो पेट्स को मैं एनिमल से इनहेरिट करूंगा। मैंने आपको बताया कि क्लास का नाम हमेशा सिंगुलर होना चाहिए, लेकिन अगर आपका प्रॉब्लम स्टेटमेंट कह रहा है प्लूरल रखने को तो प्लूरल ही रखना चाहिए आपको, ठीक है। जो भी आपका प्रॉब्लम स्टेटमेंट कह रहा है वो आपको करना चाहिए। तो मैंने अभी यहाँ पर पास लिख दिया। पास कीवर्ड हमें पता है, अगर हम बाद में कोई चीज़ करना चाहते हैं, अभी नहीं करना चाहते हैं, तो हम पास कीवर्ड का प्रयोग करते हैं। तो आप लोग देखो यहाँ पर पेट्स फ्रॉम क्लास एनिमल्स एंड फर्दर क्रिएट अ क्लास डॉग फ्रॉम क्लास पेट्स, ठीक है। डॉग सिंगुलर है यहाँ पर, तो डॉग मैंने डॉग लिखा है ऐसे ही। फिर हमें एक बार्क मेथड ऐड करना है डॉग में। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा डेफ बार्क, एक सेल्फ लिखूंगा
और मैं एक काम करूंगा, इसको बनाऊंगा स्टैटिक मेथड। क्यों बनाऊंगा स्टैटिक मेथड? में आप कहोगे क्यों कर रहे हो यार, कॉम्प्लिकेट क्यों कर रहे हो चीज़ों को? कॉम्प्लिकेट नहीं कर रहा हूँ, मुझे यहाँ पर नहीं चाहिए सेल्फ, तो मैं क्या करूँगा कि यहाँ पर लिख दूंगा बाउ बाउ, ठीक है। और ये एक स्टैटिक मेथड है, स्टैटिक मेथड डेकोरेटर मैंने लगाया है। तो अगर मैं यहाँ पर लिखूँ d इज इक्वल टू डॉग और मैं लिखूँ d डॉट बार्क और मैं इसको रन करूँ अगर, तो आप देखो बाउ बाउ यहाँ पर आ रहा है। सिंपल सा क्वेश्चन था, हमने पेट्स में और एनिमल्स में कोई भी इम्प्लीमेंटेशन डिटेल्स नहीं डाली क्योंकि हमारा क्वेश्चन नहीं कहता था और ना ही वो इतना नेसेसरी था। अब हमें बनानी है क्लास एम्प्लॉय और ऐड करना है सैलरी एंड इंक्रीमेंट प्रॉपर्टीज टू इट। तो क्लास एम्प्लॉय बनाते हैं और सैलरी बनाते हैं और फिर उसके बाद हम इंक्रीमेंट प्रॉपर्टी डालेंगे उसमें। तो मैं क्या करूँगा कि 03 अंडरस्कोर प्रॉब्लम 3 डॉट py, ठीक है। तो सबसे पहले तो एक क्लास एम्प्लॉय और पास। अब हमें क्या करना है, इस एम्प्लॉय का एक ऑब्जेक्ट भी बना ही लेता हूँ और मैं यहाँ पर क्या करूँगा कि इसकी सैलरी सेट करूँगा। सैलरी इज इक्वल टू मान लो 234 रुपीज़ पर डे और एड सैलरी एंड इंक्रीमेंट प्रॉपर्टीज टू इट, और एक इंक्रीमेंट प्रॉपर्टी डालूंगा मैं। तो देखो इंक्रीमेंट प्रॉपर्टी डालने के दो तरीके हैं। अगर मैं इंक्रीमेंट इज इक्वल टू 1 या मान लो मैं 80% इंक्रीमेंट देता हूँ जो कि बहुत हो जाएगा, 20% ही रखते हैं, तो मैं कुछ इस तरह से डाल सकता हूँ। तो अगर मुझे इनको एज अ क्लास प्रॉपर्टी बनाना है तो मैं इसको यहाँ लिखूंगा, लेकिन अगर मुझे इसको एज एन इंस्टेंट एट्रीब्यूट बनाना है तो मैं इसको कहाँ लिखूंगा, मैं इसको हटा दूंगा, तो मैं ई डॉट करके यहाँ पर लिखूंगा, ठीक है। तो सिंपल सा क्वेश्चन था। फिर इसके बाद हमें एक सैलरी आफ्टर इंक्रीमेंट मेथड बनाना है विद अ प्रॉपर्टी डेकोरेटर विद अ सेटर विच चेंजेस द वैल्यू ऑफ इंक्रीमेंट बेस्ड ऑन द सैलरी। नाउ दिस क्वेश्चन इज इंटरेस्टिंग। सैलरी आफ्टर इंक्रीमेंट नाम का एक मेथड होगा जिसमें एक प्रॉपर्टी डेकोरेटर होगा, ठीक है। तो मैं एक काम करूँगा, यहाँ पर एक प्रॉपर्टी बनाऊंगा, तो मैं कहूँगा सैलरी आफ्टर इंक्रीमेंट और इसको मैं एक प्रॉपर्टी बनाऊंगा, मैं @प्रॉपर्टी कर देता हूँ, ठीक है। हमने ऑलरेडी प्रॉपर्टी डेकोरेटर्स के बारे में पढ़ा था। क्या पढ़ा था हमने प्रॉपर्टी डेकोरेटर्स के बारे में कि भाई देखो अगर आप @प्रॉपर्टी करके कुछ भी लिखते हो तो आप कुछ भी रिटर्न कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, रिटर्न कर सकता हूँ क्या, सैलरी प्लस सैलरी मल्टीप्लाई बाय इंक्रीमेंट डिवाइडेड बाय 100, ठीक है। कुछ ऐसे समझ लो आप। और हाँ, मुझे सेल्फ डॉट इंक्रीमेंट लिखना पड़ेगा, मुझे सेल्फ डॉट सैलरी लिखना पड़ेगा, वो सब मैं कर लूँगा, उसकी कोई टेंशन नहीं है। तो ये जो सैलरी है यहाँ पर उसको मैं सेल्फ डॉट लिखूँगा, ठीक है, सेल्फ डॉट लिखूँगा और यहाँ पर भी मुझे सेल्फ लिखना पड़ेगा। और अब मैं अगर यहाँ पर लिखूँगा डॉट सैलरी आफ्टर इंक्रीमेंट, मान लो मैं सैलरी आफ्टर इंक्रीमेंट लिखूँ, तो आप देखो इसको मैं रन करूँगा तो मुझे सैलरी आफ्टर इंक्रीमेंट ये दिखा रहा है, ठीक है। बहुत अच्छी बात है। अब हमें इसी के साथ साथ क्या यहाँ पर गेटर भी लगाना है, देख लेते हैं, क्वेश्चन अगर कह रहा है तो लगा देंगे। और एक सेटर भी हमें लगाना है जो कि वैल्यू ऑफ चेंजेस द वैल्यू ऑफ इंक्रीमेंट बेस्ड ऑन द सैलरी। तो अगर आप कहते हो कि भाई सैलरी आफ्टर इंक्रीमेंट मेरी 500 है तो इंक्रीमेंट कितना हुआ, ठीक है। तो हमें वैल्यू किसकी चेंज करनी है, हमें वैल्यू चेंज करनी है इंक्रीमेंट की। तो मैं यहाँ पर सिंपली लिखूंगा @increment डॉट सेटर और मैं यहाँ पर लिखूंगा डेफ इंक्रीमेंट सेल्फ। और जैसे कि मैंने आप लोग को ऑलरेडी बताया कि आप यहाँ पर कुछ भी प्रॉपर्टी चेंज कर सकते हैं और इसके बाद एक वैल्यू आपके पास आएगी, वैल्यू। और आपके पास क्या है कि आपने यहाँ पर बेस्ड ऑन सैलरी हमें चेंज करना है। तो लेट मी रीड द क्वेश्चन वंस अगेन। तो हमें क्या करना है, चेंज द वैल्यू ऑफ इंक्रीमेंट बेस्ड ऑन द सैलरी। तो ये जो वैल्यू आई है हमारी सैलरी आई, ठीक है, ये सैलरी आई। अब इंक्रीमेंट कितना होगा हमारा, इंक्रीमेंट कितना होगा अगर हमारी न्यू सैलरी इतनी है तो इंक्रीमेंट कितना हो जाएगा। देखो अब क्या होता है कि अगर मैं आपको मैथ्स पे लेकर जाऊं, न्यू सैलरी इज इक्वल टू कितना होगा, न्यू सैलरी इज इक्वल टू होगा ओल्ड सैलरी इज इक्वल टू ओल्ड सैलरी प्लस 1 प्लस इंक्रीमेंट, ठीक है, डिवाइडेड बाय 100, ये होगा। अब मैं अगर इसी फॉर्मूले से ओल्ड सैलरी निकालने की कोशिश करूं तो मैं क्या करूंगा, न्यू सैलरी डिवाइडेड बाय ओल्ड सैलरी -1 इंटू 100, ठीक है। न्यू सैलरी डिवाइडेड बाय ओल्ड सैलरी -1 इंटू 100। आप मैथ्स करके देख लेना, विल बी इक्वल्स टू इंक्रीमेंट, ठीक है। और ये इंटू 100 आ जाएगा यहाँ पर, पूरे का इंटू 100, ठीक है। ये क्या आ जाएगा हमारा इंक्रीमेंट। तो मैं इस इंक्रीमेंट की वैल्यू को लूँगा और इस इंक्रीमेंट की वैल्यू को मैं सेट कर दूंगा। तो मैं रिटर्न क्या करूँगा, मैं सेल्फ डॉट इंक्रीमेंट क्या करूँगा, सेल्फ डॉट इंक्रीमेंट इज इक्वल टू करूँगा न्यू सैलरी जो कि हमारी ये सैलरी आई है और डिवाइडेड बाय ओल्ड सैलरी जो कि सेल्फ डॉट सैलरी है और -1 करूँगा
सेल्फ डॉट सैलरी डिवाइडेड बाई ये -1, इसको मैं ब्रैकेट में ले लेता हूँ, और इनटू 100, ठीक है। तो आ जाओ देखते हैं कि ई डॉट सैलरी डॉट इंक्रीमेंट मैंने किया 280.8, ठीक है। तो ई डॉट सैलरी डॉट आफ्टर इंक्रीमेंट इतनी हो गई मेरी, और मैं इसको सैलरी आफ्टर इंक्रीमेंट करूंगा, मैं इंक्रीमेंट डॉट सेट नहीं, सैलरी आफ्टर इंक्रीमेंट करूंगा। तो अगर मेरी ई डॉट सैलरी आफ्टर इंक्रीमेंट, सैलरी आफ्टर इंक्रीमेंट अगर मेरी हो जाती है मान लो 280, तो मेरा कितना इंक्रीमेंट है ये मुझे निकालना है। तो मैं अगर प्रिंट करूँ यहाँ पर, मैं अगर यहाँ पर प्रिंट करूँ ई डॉट इंक्रीमेंट को, तो आप देखो कि मेरा इंक्रीमेंट कितना है, 19.65% का है। अगर मैं 280.8 कर दूँ ना, तो ये एग्जैक्ट आ जाएगा मेरा, ये मेरा एग्जैक्ट आ गया 19.99, यानी 20% का इंक्रीमेंट आ गया। तो बेसिकली मैंने क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। एक बार और समझाना चाहूँगा आपको, मैंने एक प्रॉपर्टी डेकोरेटर लगाकर क्या किया कि सबसे पहले सैलरी आफ्टर इंक्रीमेंट नाम की एक प्रॉपर्टी बनाई, ताकि मैं इसको डायरेक्टली डॉट लगाकर गेट कर सकूँ यहाँ से, ठीक है। तो ये प्रिंट करेगा क्या, सैलरी आफ्टर इंक्रीमेंट को ये प्रिंट कर देगा, ये मेरी सैलरी आफ्टर इंक्रीमेंट है। फिर मैं इसको सैलरी आफ्टर इंक्रीमेंट अगर दूंगा तो ये इंक्रीमेंट को चेंज कर देगा, जो कि मैंने आपको दिखाया। ई डॉट सैलरी आफ्टर इंक्रीमेंट इज इक्वल टू दिस हुआ, फिर उसके बाद प्रिंट कर दिया हमने ई डॉट इंक्रीमेंट को, क्योंकि इसने इंक्रीमेंट प्रॉपर्टी को चेंज किया, ठीक है। आई होप दैट मेक सेंस। और अब हम आएंगे अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है कि राइट अ क्लास कॉम्प्लेक्स टू रिप्रेजेंट कॉम्प्लेक्स नंबर्स अलॉन्ग विद ओवरलोडेड ऑपरेटर्स प्लस एंड स्टार विच एड्स एंड मल्टीप्लाइज देम, ठीक है। लेट्स डू इट। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, 04_problem4.py करूँगा, और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, क्लास बनाऊँगा कॉम्प्लेक्स, और यहाँ पर मैं क्या करूँगा कि एक कंस्ट्रक्टर बनाऊँगा। अब आप लोग सोच रहे हो कि मैं ये नन को हटा क्यों दे रहा हूँ, मैं ये टाइप्स के बारे में आपको थोड़ी देर में बताऊँगा, इसलिए मैं हटा दे रहा हूँ, और ये ऑप्शनल होते हैं, जस्ट सो दैट यू नो। मैं बताऊँगा इसका क्या मतलब होता है आने वाले चैप्टर्स में। लेकिन मैं भी यहाँ पर क्या करूँगा कि आर और आई करूँगा। एक कॉम्प्लेक्स नंबर में रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट होता है। सेल्फ डॉट आई इज इक्वल टू आई। अगर आप लोगों ने कॉम्प्लेक्स नंबर्स के बारे में नहीं पढ़ा तो लेट मी टेल यू, ये वेक्टर की तरह होता है। इसमें मतलब एग्जैक्टली वेक्टर नहीं होता ये, बट वेरी सिमिलर टू वेक्टर्स, जिसमें कि एक रियल पार्ट है, एक इमेजिनरी पार्ट है, और ये अलग अलग ऐड होते हैं। तो अगर मैं यहाँ पर एक डंडर मेथड लगाऊँ अंडरस्कोर सम नाम से, और मैं यहाँ पर दे दूँ सेल्फ और एक और कॉम्प्लेक्स नंबर C2, तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, रिटर्न करूँगा एक कॉम्प्लेक्स नंबर, जो कि कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, उसको मैं रिटर्न करूँगा, और वो बना होगा सेल्फ डॉट आर प्लस C2 डॉट आर, मतलब दोनों के रियल पार्ट्स जुड़ेंगे, और सेल्फ डॉट इमेजिनरी प्लस C2 डॉट इमेजिनरी, ठीक है। ये होता है हमारा सम का फॉर्मूला, ठीक है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स बनाएंगे। C1 इज इक्वल टू हो जाएगा कॉम्प्लेक्स 1 2, और एक C2 हो जाएगा हमारा कॉम्प्लेक्स 3 4, ठीक है। 3 4 5 भी कर सकते हैं, बट 3 4 ठीक है। और इसके बाद हम क्या करेंगे, प्रिंट करेंगे C1 प्लस C2, और ये करने के बाद आप देखो यहाँ पर प्रिंट करा मैंने C1 प्लस C2, तो ये कह रहा है कि भाई अनसपोर्टेड ऑपरेंट्स प्लस फॉर टाइप कॉम्प्लेक्स एंड कॉम्प्लेक्स। ये क्या चल रहा है, ठीक है, ये क्या चल रहा है, मतलब मैं C1 में C2 को ऐड नहीं कर सकता, मतलब C1 एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, C2 एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, मैं ऐड नहीं कर सकता, तो सामने ही ऐड होता है बेसिकली। तो ये गलती करी है मैंने, आई होप कि ये चल जाए। और आप देखो यहाँ पर इसने मुझे कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट दे दिया। अब आप देखो यहाँ पर STR फंक्शन का खेल, STR डंडर मेथड का खेल, ये मुझे ना कुछ इस तरह से बता रहा है, मुझे कॉम्प्लेक्स नंबर शो नहीं कर रहा है। तो जब भी हम चाहते हैं कि ये मुझे इस तरह से शो करे चीज़ों को, तो मैं क्या करूँगा, एक STR मेथड लगाऊंगा, STR, और मैं यहाँ पर क्या करूँगा, मैं इसको ये STR हटा देता हूँ यहाँ से अभी, क्योंकि मैं टाइप्स के बारे में आपको बाद में बताऊँगा। और मैं यहाँ पर रिटर्न करूँगा एक F स्ट्रिंग, जिसमें कि मैं रियल पार्ट दूंगा सेल्फ डॉट आर, और इसके बाद मैं दूंगा यहाँ पर मैं लिखूँगा प्लस सेल्फ डॉट इमेजिनरी आई, और इसके बाद आई। इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है कॉम्प्लेक्स नंबर्स को, ठीक है। तो मैंने सेल्फ डॉट आर किया और प्लस सेल्फ डॉट इमेजिनरी आई किया, और आप देखो यहाँ पर 4 + 6 आई आ गया। ये 1 + 2 आई था, ये 3 + 4 आई था, तो 3 और 1 4 हो गया, और 4 2 6 हो गया, ठीक है। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई। एंड सेम चीज़ हम मल्टीप्लाई के लिए भी कर सकते हैं। मल्टीप्लाई का हमें कॉम्प्लेक्स नंबर में फॉर्मूला निकालना पड़ेगा। तो क्या होता है कि कॉम्प्लेक्स नंबर में मल्टीप्लाई का फॉर्मूला होता है, और वो फॉर्मूला डिराइव करने के लिए मैं यहाँ पर डिराइव नहीं कर पाऊँगा, मैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 कॉम्प्लेक्स नंबर का फॉर्मूला दूंगा। फॉर्मूला
टू मल्टीप्लाई टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ठीक है, और ये मुझे बता देगा और मैं वो फॉर्मूला यूज़ कर लूँगा, ठीक है। अब देखो ये मुझे बता रहा है कि a प्लस बी आई और c प्लस डी आई दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं और ये मुझे बता देगा भाई ये फॉर्मूला है, ठीक है। अब मैं इसको बोलूँगा कि भाई कुछ नहीं बोलूँगा इसको यार, मैं यहाँ पर आ जाऊँगा और मैं सिंपली मैंने क्या किया कि जो मेरा सेल्फ डॉट आर है वो मेरा पहला कॉम्प्लेक्स नंबर है और जो मेरा c2 डॉट आर है वो मेरा दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो मैं चैट जीपीटी को भी बोल सकता हूँ, जस्ट टू सेव सम टाइम मैं कहूँगा कि फिक्स दिस फॉर्मूला इन द क्लास कॉम्प्लेक्स, ठीक है, और मैं पूरा ही कोड दे देता हूँ इसको, तो ये शायद मुझे ठीक करके दे दे कोड, और ये मुझे कोड ठीक करके दे देगा। एंड दिस इज हाउ यू यूज़ AI टू योर एडवांटेज। मैं सेम चीज़ स्टेप बाय स्टेप करूँ, इससे अच्छा मैं AI से करवा लूँ। तो देखो इसने यहाँ पर मुझे ऐसे करके दे दिया, ठीक है। तो रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट हमने अलग अलग यहाँ पर इस तरह से निकाल लिया। तो आप देखो यहाँ पर अगर मैं मल्टीप्लाई करूँगा, अगर मैं कहूँ प्रिंट और मैं कहूँ C1 इंटू C2, तो आप देखो ये मल्टीप्लाई भी हो जाएंगे कॉम्प्लेक्स नंबर। देखो -5 + 10i आएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर पूछ सकता हूँ इससे कि 1 + 2i और 3 + 4i क्या होता है। व्हाट इज़ 1 + 2i मल्टीप्लाइड बाय 3 + 4i, ठीक है। और ये मुझे बता देगा कि भाई देखो ये फॉर्मूला अप्लाई करो और आना चाहिए क्या मेरा आंसर -5 + 10i। क्या आ रहा है? -5 + 10i आना चाहिए यार। तो -5 + 10i आ रहा है, ठीक है। अगर आपको कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं आते तो मे बी थोड़ा आपको कॉम्प्लेक्स लगेगा, बट अगेन यू शुड नो, ठीक है, कैसे करना है इसको। अब हमें एक क्लास वेक्टर बनाना है रिप्रेजेंटिंग अ वेक्टर ऑफ n डायमेंशंस। हमें ओवरलोड करना है प्लस ऑपरेटर्स और स्टार ऑपरेटर्स विच कैलकुलेट्स द सम एंड डॉट प्रोडक्ट ऑफ द वेक्टर्स, ठीक है। तो सम करने का वेक्टर्स का फॉर्मूला होता है कि आप दोनों को क्या करो, सम कर दो। और डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला क्या होता है? डॉट प्रोडक्ट में बेसिकली क्या होता है कि आप बेसिकली मल्टीप्लाई करते हो i, j और k वैल्यूज को और उनको सम कर लेते हो। तो मैं यहाँ पर 05_problem5.py के नाम से एक फाइल बनाऊंगा और मैं उसमें क्लास बनाऊंगा एक वेक्टर। तो मैंने यहाँ पर क्लास वेक्टर लिया है, मैंने इसको इनिशियलाइज किया है, इसके बाद मैंने इसमें एक ऐड मेथड बनाया है जो कि ऐड कर रहा है इंडिविजुअल एलिमेंट्स को, और इसके बाद मल्टीप्लाई के लिए मैंने इनको मल्टीप्लाई करके सम किया है और इनको स्ट्रिंग में रिप्रेजेंट करने के लिए मैंने कुछ इस तरह से लिखा है। तो इसकी इंप्लीमेंटेशन को चलिए टेस्ट करते हैं। और आप देखो यहाँ पर हमने क्या किया कि वेक्टर 5 7 जो है ये सम आ रहा है, फिर मल्टीप्लाई करके 32 आ रहा है, और यहाँ पर 8 10 और 12 आ रहा है, और यहाँ पर 50 आ रहा है। अमेजिंग। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। अब हमें क्या करना है कि str मेथड लिखना है टू प्रिंट द वेक्टर एज फॉलोज। हमें एक str मेथड लिखना है, एज्यूम वेक्टर ऑफ डायमेंशन 3 फॉर दिस प्रॉब्लम। तो हम क्या करेंगे, सेम क्वेश्चन को लेंगे और यहाँ पर मैं सिंपली क्या करूँगा, str मेथड को चेंज करूँगा problem6.py। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि मैंने कुछ इस तरह से लिखा था पहले, लेकिन अब मैं क्या करूँगा, इस एफ स्ट्रिंग को चेंज करूँगा और इस एफ स्ट्रिंग को चेंज करके यहाँ पर i, फिर इसके बाद मैं ये ब्रैकेट ज़रा रखता हूँ, फिर इसके बाद यहाँ पर मैं लिखूँगा j और इसके बाद यहाँ पर मैं k लिख दूंगा, ठीक है, k। और अब आपको मैं प्रिंट करके दिखाऊँ तो देखो वेक्टर ऐसे प्रिंट हो रहे हैं, i नहीं कॉमा नहीं चाहिए, प्लस चाहिए हमको। तो मैं ज़रा सही से लिखता हूँ यार ताकि एरर्स ना आए, एरर्स नहीं आने चाहिए यार। तो 5i 7j 9k आप देख सकते हो यहाँ पर कुछ इस तरह से आ रहा है, और हमने डायमेंशन 3 का वेक्टर इस यहाँ पर एज्यूम किया है। अब हमें ओवरराइड करना है len मेथड ऑन वेक्टर ऑफ प्रॉब्लम 5 टू डिस्प्ले द डायमेंशन ऑफ द वेक्टर, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर लेंथ ऑफ कोई भी वेक्टर करूँ, ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर प्रॉब्लम 7 में लेता हूँ 7.py और मैं यहाँ पर ये लेता हूँ और मैंने एक वेक्टर बनाया। मान लो मैं अगर लेता हूँ प्रिंट len ऑफ v1, तो क्या होगा, मैं len ऑफ v1 करूँगा तो ये मुझसे कहेगा कि भाई len क्या होती है, मुझे नहीं पता वेक्टर की len क्या होती है। तो इसके लिए मैं डिफाइन करूँगा एक len फंक्शन को, ठीक है, जो कि सेल्फ लेगा और मैं रिटर्न करूँगा क्या, मैं रिटर्न करूँगा यहाँ पर 3, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या करूँगा, मैं 3 रिटर्न कर दूंगा। ओवरराइड द len मेथड ऑफ प्रॉब्लम 5 टू डिस्प्ले डायमेंशंस ऑफ द वेक्टर। अब यहाँ पर अगर मैं मेरे वेरिएबल्स मेरे वेक्टर की लेंथ वेरिएबल होती तब मैं क्या करता, एक लिस्ट पास करता, मैं कुछ इस तरह से करता पास, ऐसे, ठीक है, ऐसे पास करता मैं 1 2 3, ये 3 डायमेंशन वेक्टर है। तो इसको मैं यहाँ पर क्या करूँगा कि लिस्ट ले लूँगा, फिर मैं कहूँगा self.x, self.y, self.z इज इक्वल टू क्या होगा यहाँ पर, self.z इज इक्वल टू लिस्ट, या l कर देते हैं, लिस्ट का नाम l कर देते हैं।
और ये करने के बाद हमारी एक्स वाई और जेड जो है तीनों हमारे सेट हो जाएंगे, ठीक है। तो एक्स वाई और जेड हमारे सेट हो गए यहाँ पर, और लेंथ के लिए मैं सिंपली क्या करूँगा, मैं कह दूंगा यहाँ पर कि रिटर्न, और यहाँ पर एक्स वाई जेड ना करके क्यों ना मैं इस एल को ही सेट कर दूँ, मैं सेल्फ डॉट एल कर दूँ इज इक्वल टू एल, ताकि मैं लेंथ निकाल सकूँ एल की। तो मैं ये सारे मेथड जो है ये हटा दूंगा यहाँ से अभी, और मैं सिंपली क्या करूँगा कि रिटर्न कर दूंगा लेन ऑफ सेल्फ डॉट एल, एंड लेट्स सी इफ ये 3 प्रिंट कर रहा है कि नहीं, एंड यस ये 3 प्रिंट कर रहा है। सो मल्टीपल सॉल्यूशंस हो सकते हैं एक प्रॉब्लम के। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया और आपको क्लैरिटी आ गई कि किस तरह से काम करती है ये सारी चीज़ें। आई होप मैं आप लोगों के लिए चीज़ों को आसान बना पाया। अब हम लोग आगे मूव करेंगे इस